फ्रेंड्स, हम लोग बातें कर रहे थे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। आइए अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करें। पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमें अकाउंटिंग किस रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है। मैंने बोला था कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है हमारे पास, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, अगर कोई स्पेसिफिक फंड है हमारे पास तो उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस को उसी फंड से माइनस करना है, उस फंड से रिलेटेड इनकम को उसी फंड में प्लस करना है और ये सारी चीजें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करनी है ना। नाउ अब उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस को अच्छे से देखा और समझा होगा, है ना। आइए अपनी बातों को हम लोग कंटिन्यू करें। आज फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये लास्ट क्लास है, यानी तीसरा क्लास है जिसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए फटाफट कंटिन्यू करें बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। देखिए हम लोग बातें कर रहे थे फंड बेस्ड अकाउंटिंग और मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंटिंग में, एनपीओ में खासकर जब भी फंड आप सुनेंगे तो आपको 2 तरह के फंड मिलेंगे। एक मिलेगा जनरल फंड और एक मिलेगा आपको स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता, जनरल फंड में सरप्लस ऐड होता है और डेफिसिट माइनस होता है ना। स्पेसिफिक फंड की बात करिए जो किसी खास वजह से, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से ही बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं तो हम लोग जनरली स्पेसिफिक फंड की बात करते हैं। तो गौर से देखिएगा, मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में स्पेसिफिक फंड की बात कर रहा। अब देखिए आज मैं आपको कुछ नई बातें बताने वाला हूं। देखिए जितने भी स्पेसिफिक फंड बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक फंड बनाए जाते हैं, इसका मतलब जितने भी ऐसे गुल्लक बनाए जाते हैं जो किसी खास पर्पस से होते हैं, ये सारे स्पेसिफिक फंड 2 तरह के हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैं इसे बांट रहा हूं 2 हिस्से में। जितने भी स्पेसिफिक फंड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू नेचर, बहुत बहुत गौर से देखिएगा। एक होते हैं कौन से नेचर? रेवेन्यू नेचर। फिर से सर रेवेन्यू नेचर, सर फंड तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाता है, वो कैपिटल नेचर का होता है। बिल्कुल आप सही है और मैंने वैसे ही बताया भी है। लेकिन यहां रेवेन्यू नेचर का मतलब फंड को लेकर नहीं, यहां रेवेन्यू नेचर का मतलब है कि वैसे फंड की हम बात कर रहे हैं जो उन एक्टिविटीज के लिए बनाया गया जो अक्सर होते रहते हैं। जैसे रेवेन्यू नेचर, ये देखिए रेवेन्यू नेचर के फंड का एग्जांपल मैं आपको बता रहा। जैसे कि मैं बोल रहा मैच फंड, जैसे कि मैं आपको बोल रहा प्राइज फंड, जैसे कि मैं आपको बोल रहा स्पोर्ट्स फंड। आप देख रहे हो मैच क्रिकेट के मैच, फुटबॉल के मैच होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्रिकेट का मैच कराया तो कोई बड़ा सा संपत्ति मिलेगा मुझे, नहीं, ये एक रेकरिंग एक्टिविटी है जो अक्सर होते रहती है। प्राइज के नाम से फंड बना, प्राइज दिया कहानी खत्म, फिर फंड आएगा, फिर पैसे आएंगे, फिर प्राइज कर देंगे। ये मैच, प्राइज, स्पोर्ट्स, ये ऐसे फंड है जो अक्सर होते रहते हैं। ये काम होता रहता है, रेगुलर होता रहता है ना। सो याद रखिएगा, इस तरह के फंड को ईटीसी लगा रहा मैं, इस तरह के फंड को स्पेसिफिक फंड ऑफ रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। फंड जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही, लेकिन इसका नेचर रेवेन्यू है। रेवेन्यू इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए ये फंड बनाया गया ये काम होता रहता है अक्सर, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्पेसिफिक फंड ऑफ कैपिटल नेचर। तो सर कैपिटल नेचर मतलब, कैपिटल नेचर का मतलब फंड बनाए गए इसलिए कि कोई ऐसा काम करे जिससे कोई कैपिटल एसेट जनरेट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलिए बिल्डिंग्स फंड। ये देखिए बिल्डिंग्स फंड मतलब फंड बनाया किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। अब आप सोचो ना कि बिल्डिंग के लिए गुल्लक बनाया
और जैसे जैसे बिल्डिंग में खर्चा होगा वैसे वैसे फंड से पैसा निकलेगा, तो फंड से पैसा जा रहा, फंड से पैसा जा रहा और हमारा बिल्डिंग तैयार हो रहा है। यहां पर ये जो बिल्डिंग है ये एसेट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एसेट। ध्यान दीजिएगा, प्राइस खरीदा और जैसे ही स्पोर्ट्स हुआ प्राइस दे दिया, तो क्या प्राइस मेरे लिए एसेट बनेगा? नहीं। मैच करवा रहे लोग, क्या मैच कोई एसेट होता है? नहीं, ये तो होता रहता है, ये एक रेकरिंग एक्टिविटी है। लेकिन बिल्डिंग बनाना ये रेकरिंग एक्टिविटी नहीं, बार बार नहीं होता है और ये एसेट बनकर आता है। यहां पर कोई एसेट नहीं बन रहा, यहां पर एसेट बन के आएगा। जैसे मैच एक रेवेन्यू नेचर का एक्टिविटी है जो बार बार होता है, लेकिन मैच जहां पर होता है जिसको पवेलियन बोलते हैं, है ना, पवेलियन। ये देखिए मैच जहां पर होता है, पवेलियन के नाम से फंड। सिमिलरली पवेलियन के अलावा जैसे मैं बोलूं लाइब्रेरी फंड या लाइब्रेरी, बस लाइब्रेरी फंड ही बोले। देखिए ये सब एसेट्स है। एसेट्स क्यों है सर? क्योंकि एक बार हमने पूरा लाइब्रेरी बना लिया, फर्नीचर लगा लिए, अब वो लाइब्रेरी तो हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता रहेगा। बात समझ में आ रही? उसी का यूज हम बराबर करते रहेंगे। तो लाइब्रेरी बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, पवेलियन बनाना हो, ये सब कौन से नेचर के हैं? कैपिटल नेचर। तो याद रखिएगा स्पेसिफिक फंड भी दो तरह से बांटे जा सकते हैं। एक वैसे फंड जो रेवेन्यू नेचर के एक्टिविटी के लिए, जैसे मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, और एक वैसे फंड जो कैपिटल नेचर के एक्टिविटी के लिए, जैसे बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड, लाइब्रेरी फंड। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी स्पेसिफिक फंड बनाए जाते हैं तो वो दो तरह से बनते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के एक्टिविटी के लिए और एक कैपिटल नेचर के एक्टिविटी के लिए। अब जरा आप अपने माइंड को रिवाइंड करें और थोड़ा पिछले क्लास की ओर चले जाए। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए, आप सबके पास प्रैक्टिस पेपर होगा हमारा। तो अगर आप अपने सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था, अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन प्राइस फंड के ऊपर था, दूसरा क्वेश्चन मैच फंड के ऊपर था, तीसरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स फंड के ऊपर था और चौथा क्वेश्चन फिर से मैच फंड के ऊपर था। सो द 4 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए वो थे प्राइस फंड, मैच फंड और स्पोर्ट्स फंड। और ये तीनों के तीनों रेवेन्यू नेचर के एक्टिविटी। कैसे एक्टिविटी? रेवेन्यू नेचर के। वो फंड है, वो लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन वो जो एक्टिविटी, मैं फंड का नहीं, मैं एक्टिविटी की बात कर रहा, जिस काम के लिए बना था वो रेवेन्यू नेचर का था। यानी अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको कराया फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, वो स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्टिविटीज के। बात समझ में आ रही? तो यानी कि जो पहला केस अभी मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू नेचर वाले स्पेसिफिक फंड, सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए गए थे। अभी तक एक भी सवाल मैंने आपको इस कैपिटल नेचर वाले पे नहीं बताया था, है ना? तो बस एक और सवाल हम लोग जल्दी से बनाएंगे जो कैपिटल नेचर वाले स्पेसिफिक फंड के लिए होगा। तो आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो बताइए कि दिए हुए आइटम्स को आप कैसे डील करेंगे जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे। किस टाइम पीरियड के लिए? 31 मार्च 2018 ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2018, ईयर क्लोज हो रहा, इसके लिए हमें ये डिस्कशन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है केस नंबर 1, फिर लिखा है केस नंबर 2 और फिर लिखा है केस नंबर 3। इसका मतलब इस एक सवाल में हमने 3 सवाल दिए, एक नहीं, एक्चुअली 3 अलग अलग सवाल है। तो पहले हम लोग केस नंबर 1 बनाएंगे, फिर केस नंबर 2 और फिर केस नंबर 3। एक बार फटाफट हम आपके लिए इसको रीड कर दे रहे हैं और क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। केस नंबर 1 में कह रहा एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। देखिए इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसका? पवेलियन का।
जब हम लोग पवेलियन बना रहे हैं, पवेलियन एक एसेट होता है, पवेलियन इज एन एसेट, तो हम लोग पवेलियन बना रहे हैं मतलब एक एसेट तैयार हो रहा है, एक संपत्ति बनने वाला है। ये बार बार नहीं होता, एक बार पवेलियन बन गया सालों साल मजा आएगा उसका, सालों साल उसके बेनिफिट लेंगे हम लोग। तो ये कैपिटल नेचर का एक्टिविटी है, इसीलिए अगर पवेलियन के नाम से कोई फंड बनेगा तो वो स्पेसिफिक फंड ऑफ कैपिटल नेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख, 6 लाख रुपए एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया पवेलियन पे, पवेलियन बनाने के लिए 6 लाख रुपए खर्च कर दिया। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, बोलता है अभी तक कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ नहीं, अभी काम चल रहा है, पवेलियन बन रहा है अभी, एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, वही चीजें बोल रहा हूं, अभी बना नहीं है। कैपिटल फंड, पवेलियन फंड नहीं है, कौन सा फंड है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी बोलते थे, याद होगा ना? तो ये कैपिटल फंड है। एज ऑन 31 मार्च 2017 इज ₹20 लाख, 20 लाख रुपए। तो इस पूरे टॉपिक केस नंबर 1 में दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक कि हमारा कैपिटल फंड 20 लाख रुपए का है, और दूसरा कि पवेलियन पर हमने 6 लाख रुपए खर्चा कर दिया, अभी तक पवेलियन बना नहीं है, काम अभी चल रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये पहला था। अब देखिए दूसरा केस पढ़ते हैं, है ना? दूसरा केस कह रहा, केस नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख। तो पहला लाइन तो पूरा पूरा ऊपर वाला ही छाप दिया गया है, ये जो ऊपर में फर्स्ट लाइन था वही है, फिर से पवेलियन पे 6 लाख रुपए खर्चे कर दिए। अब द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, काम चल रहा, अभी काम हुआ नहीं। पवेलियन फंड, ये देखिए इस केस में नया नाम क्या बोल रहा है? पवेलियन फंड। पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 हमारा पवेलियन फंड कितने का है? 10 लाख। ये पवेलियन फंड इस वाले केस में नहीं था, ध्यान दीजिएगा। एंड कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2017 इज 20 लाख, और बोलता है कैपिटल फंड 20 लाख रुपए का। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन, इस केस 1 और केस 2 में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहां पवेलियन फंड नहीं था, यहां पवेलियन फंड है ना? तो इस वजह से आंसर्स बदल जाएंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा और आखिरी केस, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख। पहला लाइन फिर से सेम, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस नॉट येट कंप्लीटेड, दूसरा लाइन सेम, पवेलियन फंड 31 मार्च 2017 10 लाख। तीसरा लाइन केस नंबर 2 की तरह सेम टू सेम, यहां भी पवेलियन फंड है, कैपिटल फंड फिर से है कितने का? 20 लाख। एक और लाइन जोड़ दिया, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन 1 जनवरी 2018 5 लाख। तो देखिए कुछ नया है जो यहां है, जो यहां क्वेश्चन था इसमें कुछ नया है, और इसके मुकाबले इसमें भी कुछ नया है। केस नंबर 1 में पवेलियन फंड नहीं, केस नंबर 2 में पवेलियन फंड है, केस नंबर 3 में पवेलियन फंड तो है, साथ में एक डोनेशन भी आया, बस इतना ही फर्क है। तो तीनों केसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए, है ना? आइए चलिए नंबर 1, जहां पर पवेलियन पे कंस्ट्रक्शन का खर्च तो हुआ, लेकिन पवेलियन के नाम से कोई फंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले बनाना है बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट क्यों बना रहे? अगर कोई फंड नहीं है, अगर कोई फंड नहीं है तो आपने कहा था कि जो भी खर्चा हो उसे इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ, डेबिट साइड, और जो भी इनकम हो उसे इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ, क्रेडिट साइड। ऐसा सर आपने कहा था कि अगर फंड ना होगा तो ऐसा करना। तो सर अभी आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? पवेलियन में खर्चा हुआ है तो खर्चे को एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि पवेलियन एसेट्स है। पवेलियन क्या है? एसेट्स। ये कैपिटल प्रोजेक्ट है, एक एसेट, एक संपत्ति है, और जब बिल्डिंग बनाने में खर्च होता है तो वो बिल्डिंग से जाकर जुड़ जाता है, वो एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है ना? इसलिए यहां इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, जो होगा वो कहां होगा? बैलेंस शीट में, याद रखिएगा। तो ये देखिए, हमने फटाफट एक बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में एक हमारा एसेट साइड होगा और एज यूजुअल एक हमारा लायबिलिटी साइड।
और जैसा कि केस नंबर 1 अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो केस नंबर 1 में लिखा था एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख। अब आप बताओ, जब हमने 6 लाख रुपए एक संपत्ति एसेट क्रिएट करने में खर्च कर दिया, तो जितना खर्चा किया उतने का एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। एक बिल्डिंग बना रहे हम लोग और 6 लाख रुपए बिल्डिंग में लगा दिया, तो 6 लाख से बिल्डिंग नाम का एसेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये पवेलियन, अभी ये बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। वैसे तो इस सवाल में पहले से कोई पवेलियन नहीं है। अगर कोई पवेलियन होता तो उस पवेलियन में ये 6 लाख का कंस्ट्रक्शन प्लस कर दिया जाता। अगर कोई बिल्डिंग पहले से होता और फिर बोलता कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग 6 लाख, तो उस बिल्डिंग में इस कंस्ट्रक्शन को प्लस कर देते। लेकिन यहां पहले से कोई पवेलियन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। आप लिखो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, या आप लिख सकते हैं पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों एक ही चीज है। काम अभी चल रहा, अभी थोड़ा ही बना है। कितना खर्चा किया, 6 लाख, तो यहां भी कितना लिखेंगे, 6 लाख। यही नेचर होता है जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जब कोई संपत्ति बनाने में खर्च किया जाता है, तो रूल कहता है अकाउंटिंग का कि आपने जितना खर्च किया आप उतने का एसेट क्रिएट करें, है ना। अब ये 6 लाख से पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि हमने एक एसेट बनाने में खर्च किया। अब दूसरी बात, पवेलियन के नाम से कोई फंड नहीं है। अगर पवेलियन के नाम से फंड होता तो जितना खर्चा किए थे उतना उस फंड से क्या कर देते, माइनस। बट हमने तो पवेलियन के नाम से कोई फंड बना रखा नहीं है। हमारे पास एक फंड है क्वेश्चन में जिसका नाम है कैपिटल फंड, और इस फंड में 20 लाख रुपए है। कितने हैं, 20 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। 20 लाख, ये शायद 20 लाख नहीं दिख रहा, नहीं ये तो 2 लाख हो गया। तो आइए इसको 20 लाख बना दिया जाए। ये देखिए मैंने इसे 20 लाख बना दिया। अब देखिए सवाल आता है, मन में डाउट आता है कि सर जब 6 लाख रुपए खर्चा किया तो कहां से खर्चा किया, पैसे कहां से आए। भाई जो हमारा कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड, जनरल फंड, कैपिटल फंड का मतलब जनरल फंड, एक ही चीज है। तो जो जनरल फंड है, जो किसी भी काम में खर्च हो सकता है, वहीं से पैसा निकाला होगा। तो सर इसने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो फंड है ये तो लायबिलिटी साइड है, पैसे तो कैश में गए होंगे या बैंक से गए होंगे, हमें वहां इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए, इसलिए हम उसे दिखा नहीं रहे। बस समझ में आ गई, जो खर्चा हुआ वो या तो कैश से हुआ या बैंक से हुआ। तो एक एसेट आया और एक एसेट गया, है ना। एक एसेट आया, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े आप लोग, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो 6 लाख का एसेट आया तो 6 लाख का कैश बन गया। तो हमें यहां पर सिर्फ जो खर्चा हुआ उसे एसेट में दिखाना है, कैपिटल फंड में कोई चेंजेस नहीं है ना, क्योंकि ये नॉर्मल खर्च है। माना गया कि जो भी खर्चा हुआ होगा वो ऑब्वियसली कैपिटल फंड से हुआ होगा, और ये मानते हुए कि माइनस हो चुका है, ये यूं ही छोड़ा गया है ना। देखिए फिर से, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख, खर्चा एसेट साइड क्योंकि एसेट बन रहा, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में काम अभी हुआ नहीं, कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2017 20 लाख, क्योंकि कैपिटल फंड 20 लाख का है तो 20 लाख ही रहने देना है, अभी इसमें कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है ना। तो याद रखिएगा, सिमिलरली फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई भी एसेट्स बनाने के लिए कोई फंड नहीं बनाया गया तो जितना हमने खर्चा किया वो एसेट बन जाएगा, और जो भी खर्चा हुआ वो हमारे जनरल फंड से होता है ना, वो नॉर्मल कैश से होता है, उसका ट्रीटमेंट यहां नहीं, वो हमारा ऑटोमेटिक ट्रीट हो गया है। अब केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2, जब हम लोग केस नंबर 2 की बात करेंगे तो फिर से बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट, और फिर से वही चीज, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ
लाइबिलिटीज। कुछ केस नंबर 2 में सिर्फ इतना फर्क है कि फिर से एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन तो है और वो 6 लाख का ही है, तो यहां पर लिख देंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। कितने का? 6 लाख। एसेट बनाने में जो भी खर्चा किया वो एसेट बनेगा हमारे लिए। अब यहां सवाल में क्या है? अब यहां सवाल में क्या है कि कैपिटल फंड भी है और पवेलियन फंड भी है। केस नंबर 2 में कैपिटल फंड भी है और पवेलियन फंड भी है ना? तो यहां पर ये देखिए कैपिटल फंड 20 लाख और इसके अलावा पवेलियन फंड में कितने बैलेंस है? 10 लाख, 10 लाख रुपए, है ना? तो कैपिटल फंड भी पवेलियन फंड भी, क्योंकि हमने पवेलियन बनाने में खर्चा किया और पवेलियन के नाम से इस बार फंड है, इसका मतलब ये पैसे इस फंड से निकाले जाएंगे। तो कैश तो गया, कैश तो गया, उसको मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि कैश का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। कैश तो गया, साथ में इस फंड का बैलेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ रहा? तो 10 लाख में वो 6 लाख रुपए हमें यहां क्या कर देंगे? माइनस। ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपए माइनस कितने हो गए? 4 लाख। 6 लाख रुपए माइनस कितने हो गए? 4 लाख। बात समझ में आ रही? फिर से बोल रहे, खर्चा किया 6 लाख रुपए, तो जो 6 लाख गया वो कैश गया। मैं कैश इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि क्वेश्चन में कैश दिया हुआ नहीं है, वरना जब खर्चा हुआ होगा जिस भी नाम से तो कैश क्रेडिट जरूर हुआ होगा, तो वो मैं नहीं दिखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पवेलियन बना, एसेट आया, एसेट आया तो एसेट्स में दिखा दिया। जितना भी पैसा गया वो फंड से गया होगा, मतलब जिस फंड के नाम से ही पैसा निकाला गया होगा, तो फंड से हमें क्या करना है? माइनस। तो यहां माइनस कर दिए क्योंकि फंड गिवन है तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा आपको। फंड गिवन है तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो माइनस कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये माइनस हुआ और इसके बराबर जरूर, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हुआ और जितना मैंने यहां माइनस किया जरूर उतना कैश से माइनस हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? जितना मैंने यहां माइनस किया, फंड से पैसा निकाला तो फंड भी गया, पैसा भी गया, तो यहां भी माइनस और यहां भी कैश में माइनस हुआ होगा। वो दिखाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोल नहीं रहा है। बट ये एसेट आया तो इसके जस्ट अगेंस्ट में कोई दूसरा इफेक्ट भी तो आना चाहिए। ये पैसा जा रहा है तो कैश में माइनस हुआ होगा, इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि कैश दिखाना नहीं। बट ये एसेट आ रहा तो इस एसेट के आने के साथ कुछ और भी तो आना चाहिए, क्योंकि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना? तो ये जब हमारे पास आया, जब एक नया बिल्डिंग बन रहा और इसका कोई दावेदार है, मतलब कहने का कि ये एनपीओ का बिल्डिंग है। ये किसका बिल्डिंग है? एनपीओ। ये पवेलियन किसका है? एनपीओ का। और एनपीओ का जो भी है वो किस नाम से है? कैपिटल फंड के नाम से। तो जब भी कभी स्पेसिफिक फंड बना हो तो जितना आपने खर्चा किया वो तो एसेट में दिखाना है, इतना ही इस फंड से माइनस करना है क्योंकि फंड से पैसा जा रहा है, और इतना ही इस कैपिटल फंड में आपको प्लस करना है क्योंकि जिस तरह ये एसेट आ रहा है तो एनपीओ का कैपिटल फंड बढ़ रहा है। फंड का मतलब यहां पैसा नहीं बढ़ रहा है, फंड का मतलब एनपीओ का संपत्ति बढ़ रहा है कि भाई जितने का एसेट आया उतने से एनपीओ का कैपिटल फंड क्या हो? बढ़ गया। अब एनपीओ बोलेगा ना कि 6 लाख का संपत्ति है, तो ये 6 लाख का संपत्ति, तो संपत्ति 6 लाख का एसेट और ये संपत्ति किसका? एनपीओ का, और एनपीओ का जो भी है वो कैपिटल फंड है, तो उसको कैपिटल फंड में भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर डबल इफेक्ट इसका प्रूफ होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख, ये देखिए इस तरह से, तो ये हो गया 26 लाख, 26 लाख। तो देख रहे हैं बहुत जबरदस्त बन गया केस, और बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है बच्चों को अक्सर। कई सारे डाउट्स इसमें अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों से, मैं फिर से क्लियर कर रहा, अगर इसके अलावा भी डाउट रहे
तो मुझे कॉल या मैसेज करके जरूर क्लियर कर देंगे आप। मैं फिर से बता दे रहा कि अगर कोई बिल्डिंग या पवेलियन कंस्ट्रक्शन हो रहा और उसके नाम का कोई फंड नहीं है तो बस कंस्ट्रक्शन हुआ, खर्चा हुआ तो एसेट आया पवेलियन के नाम से या बिल्डिंग के नाम से, और जो भी आया वो किस नाम से, कैपिटल फंड। बोला सर इसको इसमें प्लस क्यों नहीं किए, डाउट आता है कि सर इसको इसमें प्लस क्यों नहीं किए, ये भी तो इसी से नहीं, ये आया तो कैश क्या हो गया, ये 6 लाख का पवेलियन नाम का एसेट आया तो जो खर्चा किए तो मतलब पैसा क्या हो गया, तो एक एसेट आया एक एसेट गया, बैलेंस हो गया, इधर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही। बोले सर कैश बैंक कहां दिखाया, सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं दिखाया, जो क्वेश्चन में दिया उतना ही आपको दिखाना है ना। अब सर यहां पर आप इस 6 लाख को बोल रहे कि कैसे माइनस हो गया, यहां पर ट्रीट नहीं करना है, तो सर यहां वाला 6 लाख यहां प्लस क्यों किए, ये इसलिए ये क्योंकि जो 6 लाख का हम पवेलियन कंस्ट्रक्शन कराए ये 6 लाख हम अपने नॉर्मल कैश से नहीं निकाले, ये 6 लाख हम कहां से निकाले, पवेलियन फंड से। सर पवेलियन फंड से क्यों, क्योंकि पवेलियन के नाम से फंड है और फंड है तो वहीं से पैसा निकलेगा, तो ये 6 लाख कैश तो गया लेकिन वो कैश कहां से गया, इस फंड से गया, कैपिटल फंड से नहीं गया, कहां से गया, इस फंड से गया, तो कैश भी गया और ये फंड भी गया, तो ये वाला तो एडजस्ट हो गया, तो ये जो एसेट आया वो कहां गया, तो इसे इस कैपिटल फंड में प्लस कर देना है। तो आपको ये बातें जरूर याद रखनी है कि इस तरह से इसके ट्रीटमेंट होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है ना। और थोड़ी सी तो बात है सिर्फ इतनी कि अगर बिल्डिंग या पवेलियन फंड नहीं है तो बस कंस्ट्रक्शन को एसेट साइड दिखाइए, कैपिटल फंड एज इट इज, कहानी खत्म। और अगर बिल्डिंग या पवेलियन फंड है तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको एसेट साइड दिखाइए और इतना ही आप उस पवेलियन स्पेसिफिक फंड से माइनस कर दीजिए और इतना ही आप कैपिटल फंड से क्या कर दीजिए प्लस, ऑटोमेटिक ये मैच हो जाएगा, है ना। बोले सर बैलेंस शीट मैच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक टुकड़ा है, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाया है, तो ये मैच नहीं करना है, बस यही हमारा आंसर बनेगा, यही आपको प्रेजेंट करके दिखाना था इस सवाल में। अब हम लोग इसी का बनाएंगे केस नंबर 3। तो जल्दी से हम लोग केस नंबर 3 भी बना लेते हैं। देखिए केस नंबर 3 में क्या था, केस नंबर 3 बिल्कुल ही केस नंबर 2 की तरह था, सिर्फ एक नया आइटम था, डोनेशन फॉर पवेलियन। तो वंस अगेन क्योंकि पवेलियन बनाया गया और पवेलियन एक एसेट होता है तो पवेलियन के नाम से एक एसेट आएगा। वेरी सॉरी मैंने लाइबिलिटीज इधर लिख दिया है, बहुत बड़ा पाप हो गया, और एसेट्स इधर लिख दिया है, ये दूसरा पाप हो गया, इस पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर देते हैं और अब ये सही हो गया, है ना, डोंट माइंड। सो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि हमने पवेलियन बनाया, केस नंबर 3 है ये, कितने का 6 लाख, तो 6 लाख से दिखा दिया, फिर से रिपीट कर देंगे, 3 केस इसलिए ताकि अच्छे से समझ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुक का। सो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपए हो गए, क्यों सर, क्योंकि हमने एक एसेट बनाया, तो एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो भाई एसेट तो आएगा। अब हमारे पास पहले से पवेलियन फंड है, केस नंबर 3 में भी पवेलियन फंड है 10 लाख रुपए का, तो क्योंकि फंड है, क्योंकि गुल्लक है, तो जो खर्चा होगा वो इसी से निकाला जाएगा, तो यहां से माइनस, ये देखिए माइनस कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कितना खर्चा हुआ 6 लाख, तो 6 लाख माइनस कर देंगे, कितना बचा 4 लाख रुपीस। सवाल कह रहा था कि पवेलियन के नाम से डोनेशन भी आया, डोनेशन रिसीव, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखिए डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, कितना डोनेशन आया 5 लाख रुपए, तो क्योंकि भाई पवेलियन का फंड है तो पवेलियन के खर्चे इसी से माइनस और पवेलियन की इनकम इसी में प्लस, तो यहां पर डोनेशंस रिसीव्ड फॉर पवेलियन कितना 5 लाख रुपए, ये देखिए प्लस करेंगे, अब हमारे इस गुल्लक में कितने पैसे हैं 9 लाख, एक काम हो गया। अब दूसरा काम कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में 20 लाख रुपए बैलेंस है क्वेश्चन के हिसाब से, 20 लाख का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। क्या बोला कि अगर कोई बिल्डिंग या पवेलियन बनाया जा रहा
और इस बिल्डिंग या पवेलियन के लिए कोई फंड है, मतलब पैसा फंड से जा रहा है, पवेलियन फंड से, कैपिटल फंड से नहीं जा रहा। कहां से जा रहा? पवेलियन फंड से। तो पवेलियन फंड में माइनस, लेकिन क्योंकि ये एसेट मेरे पास आ रहा है तो इसका डुअल इफेक्ट भी तो दिखाना पड़ेगा, तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर पड़ेगा? तो एनपीओ का जो भी है वो किस नाम से है? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में प्लस करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। ऐसा सिर्फ तब करना है जब इसके नाम का स्पेसिफिक फंड होगा। ये देखिए 6 लाख प्लस करेंगे और ये हो गया 26 लाख, और इस तरह से केस नंबर 3 भी खत्म। दैट्स ऑल। तो हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से बना लिए हैं, जल्दी से इसे कॉपी करें। आइए दोस्तों, एक आखिरी सवाल जो मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है, जो मैंने आपको खुद से लिख कर दिया है, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, है ना? तो आइए ध्यान दीजिएगा, आजकल ऐसे क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं, नए सवाल के स्टैंडर्ड को अपडेट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कई सारे बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आइए ध्यान से देखिएगा, एक और फाइनल क्वेश्चन फंड बेस्ड अकाउंटिंग से। क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक कलर के इंक से मैंने लिखा है और आंसर में ब्लू कलर के इंक से लिखा, ताकि आप क्वेश्चन और आंसर को अलग अलग समझ सकें। ध्यान दीजिएगा, एक फंड फिर से यहां पर है, कौन सा? टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड में कितना अमाउंट है? 1 लाख, मतलब फंड है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और इस फंड का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है ना? कितना? 1 लाख। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं वो ये 10%, यही नया है इस पूरे सवाल में, और यहीं से चीजें अपडेट होंगी, मतलब नई चीजें आएंगी, है ना? तो ध्यान से देखिएगा कि भाई हमारे पास टूर्नामेंट फंड 1 लाख का है, और इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया, पूरा लाख रुपए का ही इन्वेस्ट भी करके रखा है। कितना? 1 लाख, और इस इन्वेस्टमेंट के आगे 10% लगा है। 10% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट, कि भैया हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां से कुछ इंटरेस्ट भी तो आएगा। कितना आएगा? बता दिया, 10% आएगा, और 10% और कुछ तो नहीं बोल रहा, मतलब 10% पर एनम, साल का 10%। तो 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 10,000। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में कितना खर्चा हुआ? 60,000। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, टूर्नामेंट का टिकट बेचे तो पैसा आया, इनकम है एक तरह से, कितना? 20,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। और देखिए ये वाला, ये पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट नंबर 5, यही दोनों पॉइंट की वजह से क्वेश्चन में कुछ नया आ गया है ना? ध्यान दीजिएगा कि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे 10% का इंटरेस्ट है, और हमें इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल गया, कितना? 10,000, है ना? अब आप बताओ, 1 लाख रुपए का 10%, 1 लाख का 10%, 10% ऑफ रुपीज 1 लाख, 10,000, 10,000 मिलना चाहिए, और मिला कितना? 10,000। जितना मिलना था उतना ही मिला, मतलब हिसाब किताब खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल जो इनकम आना था वो आ चुका है। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? बैलेंस शीट में सबसे पहले टूर्नामेंट फंड जाएगा कौन से साइड? लायबिलिटी साइड। तो टूर्नामेंट फंड 1 लाख, क्या बोले थे? कोई भी इनकम है तो प्लस करिए। सेल ऑफ टिकट, टूर्नामेंट का टिकट बेचा तो पैसे आए, इनकम है, टूर्नामेंट से रिलेटेड है, तो यहां प्लस कर देंगे 20,000, और साथ में प्लस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना मिला? 10,000। ये इसलिए प्लस क्योंकि ये भी तो टूर्नामेंट से ही रिलेटेड इनकम है, तो ये भी प्लस हो गया। टोटल कितना हो गया? 1,30,000। और क्योंकि फंड इन्वेस्टमेंट है, बोले तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट साइड, तो यहां लिखेंगे 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, कितना? 1 लाख। तो ये देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से। अभी तो ये इस क्वेश्चन का केस नंबर 1 है, अभी और 2 केस बताएंगे, तो दिल थाम के रहे। ये देखिए केस नंबर 1,
अगर इन्वेस्टमेंट के आगे इंटरेस्ट का रेट लगा है तो आप देखिए कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 लाख का 10% 10,000। फिर आप देखिए कि जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 10,000। जितना मिलना था मिल गया, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब तो जितना भी इंटरेस्ट मिला उसको यहाँ ऐड कर दीजिए, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही? नोट कर लेंगे आप लोग। अब मैं आपको इसी में बता रहा केस नंबर 2। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा केस नंबर 2। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, फिर केस नंबर 2 देखेंगे, है ना। आइए अब मैं केस नंबर 2 बता रहा। केस नंबर 2 में हम थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं। सर कितना थोड़ा? बस इतना कि मैं इस 10,000 को हटाकर यहां पर 8,000 लिख रहा हूं। मैंने 10,000 को हटाकर कितना लिख दिया, 8,000। और ये देखिए नया सवाल पूरी तरह से तैयार, सब कुछ वही, नया क्वेश्चन रेडी हो गया। मैंने 10,000 की जगह कितना लिख दिया है, 8,000। अब बनाकर देखते हैं। आप देखो क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है तो 1 लाख से जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। अब ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है तो 1 लाख से ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 लाख रुपए लिख देना है, टेंशन नहीं लेना है। फंड है 1 लाख का, 1 लाख आ गया। टिकट बेचा टूर्नामेंट का, 20,000 आया, 20,000 जोड़ दिया। लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला, 8,000। इंटरेस्ट कितना मिला, 8,000। तो इस बार 10,000 नहीं, इस बार कितना ऐड करेंगे, 8,000, क्योंकि 8,000 ना मिला। बात समझ में आ रही है? जब 10,000 मिला तो 10,000 जोड़ा, इंटरेस्ट रिसीव, और जब 8,000 मिला तो 8,000 ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आप देखो 1 लाख के टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट पर 10% के रेट से 10,000 मिलना चाहिए। 1 लाख का 10% 10,000 मिलना चाहिए। इसका मतलब कि 1 साल का इंटरेस्ट जो ड्यू होगा, मतलब मिलेगा, वो 10,000 है, बट हमें अभी मिला कितना है, 8। तो 10,000 मिलना था, 8,000 मिल गया। कितना मिलना बाकी है, सिर्फ 2,000। इसको बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलना अभी बाकी है और ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसेट्स। याद रखिएगा, कभी भी अगर इंटरेस्ट का रेट दिया है तो तुरंत आपको कैलकुलेट कर लेना है कि इस रेट के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट होना चाहिए टोटल, और फिर जो इंटरेस्ट होना चाहिए उसको इससे कंपेयर करिए कि क्या सारा पैसा मिला या कुछ बाकी भी है। अगर कुछ बाकी है, अगर कुछ बाकी, जैसे 10,000 यहां इंटरेस्ट हो रहा है तो 8,000 मिला तो 2,000 बाकी है, तो वो जो बाकी है वो यहां ऐड हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, कितना, 2,000, सिर्फ 2,000, क्योंकि एक एसेट आ रहा है ना, एक एसेट आ रहा है, नया एसेट। 2,000 का 2,000 का पैसा, सॉरी 2,000 का इनकम आना अभी बाकी है। तो अभी 1 लाख नहीं, 1 लाख 2,000 हो जाएगा। जब भी कभी इस केस नंबर 2 के जैसा आ जाए तो आपको ये काम जरूर करना है। अगर पूरा इंटरेस्ट नहीं मिला, यहां पर 8,000 ही मिला, 2,000 बाकी है, तो जितना भी नहीं मिला वो है अक्रूड इंटरेस्ट, वो एसेट है, इनकम टू बी रिसीव्ड, फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर इनकम मतलब एसेट। तो यहां पर अक्रूड इंटरेस्ट के नाम का एक एसेट जो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। और सिर्फ यहां पर नहीं भैया, ये इंटरेस्ट भले ही नहीं आया लेकिन है तो इसी साल का, है तो इसी साल का इंटरेस्ट, जो मिला नहीं है, जो अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, वो तो बात की बात है कौन से ईयर का, है तो करंट ईयर का। और करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में ही कंसीडर होना चाहिए, पहले ही पढ़ चुके हम लोग। तो इस 2,000 को इन्वेस्टमेंट में इसलिए ऐड किए क्योंकि ये एनपीओ के लिए एसेट बन गया, और यही 2,000 यहां भी ऐड होगा, क्योंकि ये जो 2,000 नहीं मिला वो भी तो इसी साल का इनकम है, और क्योंकि वो इसी साल का इनकम है, क्योंकि वो इसी साल का इनकम है, तो इसी साल फंड में ऐड होना चाहिए, है ना। तो ये एक नया एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो इस बात से आप अलर्ट रहे, है ना। तो ये हमारा केस नंबर 2 खत्म। और अब कोई केस नंबर 3 तो है ही नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक कर दिया आपके साथ। इस क्वेश्चन में बस 2 ही केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2।
आई होप बात समझ में आ गई होगी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरी तरह से दी एंड। अब हमारे पास सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बच गए। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, और अब हमें बनाना है पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में एक दो सवाल में बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, है ना। डोंट वरी, जल्दी ही एनपीओ चैप्टर अब खत्म होने वाला है। एनपीओ में जितना भी कॉन्सेप्ट आपको देना था मैंने सब दे दिया है ना। सो अब सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं। अगले 4 से 5 नहीं, सिर्फ 4 ही क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी ही फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर रहे, कंटिन्यू रहे, पढ़ते रहे, बिल्कुल ही बंक ना करें, मेरे साथ साथ चले। कहने का मतलब जैसे जैसे हम वीडियोस अपलोड करें आप देखते चले। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लें, है ना। थैंक यू फॉर टुडे।